आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और समझ लीजिए कि अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, ध्यान दीजिएगा, एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ चीजें ही बची हुई हैं। अगर अपन सिलेबस की बात करें, सिलेबस की अगर अपन बात करें तो आप क्लियर देखें, यहाँ पर आपका रेंज, डोमेन रेंज हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आज की ही क्लास में हम कवर करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ये पूरा का पूरा आपके चैप्टर नंबर 2 का। साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट साथ में कुछ एग्जाम्पल, चैप्टर खत्म। बाकी चिंता ना करिए, एक्सरसाइज भी हम आने वाले टाइम में करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप आज का वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद एक्सरसाइज आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, मेरा वीडियो आने से पहले आपको एक्सरसाइज जो है ये खुद से ट्राई करना है, बाकी मैं सब कुछ कराऊंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहली चीज जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी के डोमेन और रेंज, तो बिल्कुल इस चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा है क्लास 11th में। तो ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डोमेन रेंज क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जो भी आपके इनवर्स, देखो ये आपका बेसिक जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये हैं, लेकिन अगर इन्हीं के इनवर्स की बात करें, मान लो हम साइन के इनवर्स की बात करें, तो साइन इनवर्स, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स होगा, राइट। तो इन्हीं के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज की बात करेंगे, इसके बाद इनके ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए जरूरी क्या है कि आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए जो क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। तो देखिए जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में इन्वर्टिबल फंक्शन नाम का एक टॉपिक था जो कि डिलीटेड हो गया है, आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसीलिए वो आप नहीं पढ़ पाए हैं। तो चिंता नहीं करना है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट से। इस चीज का ध्यान रखो कि अगर कोई भी फंक्शन 1 भी है, 2 भी है, उसी कंडीशन में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये चीज मान के चलिए कि कोई भी फंक्शन, जैसे कि आपका साइन है, ठीक है, अगर आप साइन फंक्शन की बात कर रहे हो, साइन एक्स की बात कर रहे हो, इसका इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका साइन 1 भी रहे और 2 भी रहे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा वो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये 1 और 2 रहेगा तभी जाके इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। यही सेम चीज जो है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने फंक्शंस हैं उनके लिए अप्लाई होगी, कि सभी के सभी जो है ये 1 और 2 होंगे तभी जाके इनका सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी फंक्शन 1 भी है, 2 भी है, तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 नहीं है या फिर 2 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, लेकिन ऐसा क्यों, क्वेश्चन आता है कि भाई 1 नहीं, 2 नहीं, तो इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, ये चीज हम समझते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है यहाँ पर आप देखिए, और एक चीज का और ध्यान रखो, यहीं कहीं मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा फंक्शन a to b डिफाइन है, ध्यान रखिए, तो इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उस कंडीशन में, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इसका उल्टा b to a डिफाइन होगा। बात समझ गए। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर डोमेन जो है ये a रहेगा, और रेंज या फिर जो रेंज जो है ये इसकी बी रहेगा, या फिर यहाँ कोडोमेन ही लिखो क्योंकि ये कोडोमेन ही है, और जो कोडोमेन रहेगा ये बी रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, जो डोमेन है, राइट, डोमेन है वो बी हो जाएगा और जो कोडोमेन है वो ए हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है ना, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई उसका उल्टा, तो उल्टा अपना डिफाइन होगा। ठीक है, फंक्शन a to b डिफाइन है तो उसका इनवर्स b to a डिफाइन होगा। इतनी बात समझ गए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा फंक्शन 1 और 2 होना क्यों जरूरी है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर, इसको नहीं, इसको समझते हैं सबसे पहले कि अब आपने मैपिंग तो समझी, ऐसे आप समझ ही सकते हैं कि 1 और 2, तो 1 और 2 आप चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कई सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमारा कोई फंक्शन है, ये a to b डिफाइन है, राइट,
ये ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी और ये बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं, तो खैर आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं, फिर भी हम समझ रहे हैं। तो एक एलिमेंट की एक इमेज, 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 1 1 तो है। और यहाँ के सारे जो एलिमेंट हैं ये ऑक्यूपाइड हैं, मतलब कि ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू को अगर चेक करो तो कोडोमेन की बात करेंगे हम, कोडोमेन में एक एलिमेंट खाली जा रहा है, मतलब ये ऑन टू नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट ऑन टू। अब सीधी सी बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन 1 1 रहे, ऑन टू रहे, तभी इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये तो ऑन टू नहीं है, मतलब यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन क्यों नहीं करेगा ये मैं अब आपको समझाती हूँ। देखो, आपका फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, तो इसका इन्वर्स बी टू ए डिफाइन होगा, ठीक है। अभी ए यहाँ है, बी यहाँ है, लेकिन इन्वर्स के लिए बी यहाँ और ए यहाँ आ जाएगा। समझ गए बात को? अब ध्यान दो, यहाँ पर ये सारे 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे, राइट, और ए बी सी डी यहाँ आ जाएंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पर मैपिंग हुई है वैसी की वैसी यहाँ पर कर देंगे हम। ए 1 से रिलेटेड था और इसके बाद 2 सी से रिलेटेड था, बी 3 से रिलेटेड था और डी अपना 4 से रिलेटेड था, राइट, इस तरीके से। तो अब आप एक चीज़ देखो, अब अपन 1 1 ऑन 2 थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अपन डोमेन देखेंगे, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एक एलिमेंट दिख रहा है ये खाली है। और अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपको याद है, जो कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, यहाँ का जो भी सेट रहे यानी डोमेन, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, तभी जाके वो फंक्शन होगा। बट इस कंडीशन में अगर आप देखो तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, राइट, ठीक है, समझ गए बात को? तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये जो एक एलिमेंट है ये खाली दिख रहा है और इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। इसलिए फंक्शन का ऑन टू होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने देखा 1 1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं था, और ऑन टू होने अगर ऑन टू नहीं था तो इस कंडीशन में क्योंकि ये 5 खाली रह गया, इसके लिए कोई यहाँ पर इमेज नहीं मिली, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, तो इन्वर्स की तो बात ही दूर है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, नॉट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए बात को? अब अगली कंडीशन जो है ये देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। फंक्शन अगर आपका ए टू बी डिफाइन है तो इसका जो इन्वर्स है वो बी टू ए डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज और दूसरे एलिमेंट के भी वही इमेज, मतलब ये आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका मेनी 1, तो 1 1 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नॉट 1 1, ठीक है। और ऑन टू की बात करें तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, मतलब ऑन टू तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं कि ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। अब अगर 1 1 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, ये हम देख रहे हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये ए टू बी डिफाइन था, यहाँ पर ये बी टू ए डिफाइन रहेगा अगर एग्जिस्ट करता, हालांकि एग्जिस्ट तो करेगा ही नहीं, अब क्यों नहीं करेगा वो देख रहे हैं। तो देखो 3 और बी, ठीक है, इसके बाद सी और 4 और डी और 5, राइट, तो ये हमने बना लिया। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। लेकिन आप यहां पर देखोगे ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, लेकिन बी की इमेज 3 भी है, जो है फंक्शन नहीं होता। अगर यहाँ के कोई भी एलिमेंट, देखो समझना बात को, इसमें और इसमें अंतर समझो, इसकी तो एक ही इमेज है ना, 2 की इमेज क्या है, बी है, लेकिन 2 की इमेज ऐसा तो नहीं है कि ए भी है और बी भी है, ये अंतर है। यहाँ पर 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज भी बी है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं जिनकी एक ही इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज होना फंक्शन नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में आप देखोगे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की यहाँ पर 2 इमेज आपको दिखाई दे रही हैं। समझ गए बात को? इसीलिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। अगर फंक्शन 1 1 भी रहेगा, ऑन टू भी रहेगा, उसी कंडीशन में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा तो जब इन्वर्स करोगे ना, डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये डोमेन ये कोडोमेन था, लेकिन यहाँ पर ये डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 1 1 ऑन टू होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर 1 1 ऑन टू नहीं हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
फंक्शन तो आपका ये वाला रहेगा, लेकिन जब आप उसका इन्वर्स करोगे तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं अगर 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो किस तरीके से बिल्कुल स्मूथली सारा काम चलता है। तो यहाँ पर देखो इसकी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, ये 1 1 है। ऑन 2 की बात करें तो यहाँ के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, मतलब ये ऑन 2 भी है। अब यहाँ पर इसको अपन बनाते हैं, तो 1 की इमेज ए, बी की 2, 3 की सी और ये डी की 4। इस तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, साथ ही सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इनकी एक ही इमेज है, तो ये 1 1 भी है। इधर से भी देखो सारे के सारे एलिमेंट अपने ऑक्यूपाइड है, तो ये ऑन 2 भी है। और यहाँ पर देखो क्योंकि ये फंक्शन है, मेन बात है यहाँ पर ये फंक्शन है, इसलिए फंक्शन यहाँ पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ऑन 2 नहीं था, तो यहाँ पर एक एलिमेंट खाली था, तो फंक्शन ही नहीं था। 5 खाली था, ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं था। इस कंडीशन में बात करें तो ये 1 1 नहीं था, 1 1 नहीं था, तो जब इसका इन्वर्स करने गए तो भाई ये फंक्शन ही नहीं रहा। समझ गए बात को? तो 1 1 ऑन 2 होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इसका इन्वर्स करो तो ये फंक्शन रहे। जब 1 1 ऑन 2 नहीं रहेगा तो जब इन्वर्स करने जाओगे तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि जब हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो फंक्शन का 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैंने आपको समझा दिया, राइट। आई होप समझ भी गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ध्यान रखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया कि फंक्शन का 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो समझ लिया, लेकिन अगर फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 नहीं रहा लेकिन हमको उसके इन्वर्स की जरूरत है, तब हम क्या करेंगे वो चीज और समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपने देखा कि ये आपका साइन है, ये डोमेन है, ये इसका रेंज है। अगर इसका इन्वर्स हम डिफाइन करेंगे तो ये उसका डोमेन हो जाएगा और ये इसकी रेंज हो जाएगी, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन x टू y डिफाइन है तो इसका जो इन्वर्स है ना ये y टू x डिफाइन रहेगा, उल्टा। समझे बात को, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स की अपन बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि एक को समझ गया तो सब समझ जाओगे। साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो इसका डोमेन है रियल नंबर और को डोमेन आप देख रहे हैं -1 to 1 है। अब ऐसा क्यों है मैं ग्राफ से और आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके साइन एक्स का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। एक्स की जो वैल्यू है ये सारे के सारे रियल नंबर है, दिख रहे हैं सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन जो इनपुट जाता है वो आपका क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन इसलिए रियल नंबर है। और को डोमेन रेंज के, देखो को डोमेन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन रेंज मतलब जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो रेंज होगी। तो आउटपुट जो मिल रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बीच में मिल रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ इसके बाहर कहीं नहीं जा रहा है, -1 और 1 के बाहर कहीं पर भी नहीं जा रहा है। इसलिए और 1 भी, -1 और 1 दोनों इंक्लूड है, इसलिए क्लोज इंटरवल हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है, किसकी, साइन की। लेकिन अगर इसके इन्वर्स की बात करें तो भाई इसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका साइन जो है ये 1 1 भी रहे और ऑन 2 भी रहे। लेकिन आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो ग्राफ से भी आप देखो अगर, तो यहां पर अगर आप कई सारी वैल्यू देखो, यहां पर x की कुछ वैल्यूज, ये आपकी सारी की सारी x की वैल्यूज हैं। और अगर आप देखो तो यहां पर ये 5π/2 पर 1 मिलता है आपको, π/2 पर 1 मिलता है आपको, -3π/2 पे आपको 1 मिल रहा है। तो x की ऐसी कितनी सारी वैल्यूज हैं, ये तो कुछ ही वैल्यूज हमने देखी, ऐसी कई सारी आपको वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे sin 0 पर आपको 0 मिल रहा है, -π पर 0 मिल रहा है, π पर आपको 0 मिल रहा है, 2π पर आपको 0 मिल रहा है। तो x की कई सारी वैल्यूज के लिए, यानी कई सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, मतलब ये क्या है आपका मैनी वन है कि नहीं। तो मैनी वन है। अब इस कंडीशन में तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दो कि अगर हम बात करें इसके जैसे कि ये आप डोमेन देख रहे हैं उसका रियल नंबर और को डोमेन रेंज की अगर बात करें तो -1 to 1। लेकिन अगर हम कुछ वैल्यू की बात करें, सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए ये 1 1 हो जाए, सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए अगर 1 1 हो जाए तो उतनी वैल्यू में तो ये आपका 1 1 ऑन 2 हो गया अगर,
तो अपना काम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि पाई, 0 और माइनस पाई की अगर बात करें तो आपको तीनों वैल्यू पे साइन 0 ही दे रहा है। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन माइनस पाई 0, और भी ऐसी कई वैल्यू मिलेंगी जिन पे आपको 0 ही मिलेगा। तो ये क्या है आपका मैनी 1, -1 और 1 के बीच में ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। तो डोमेन तो भाई रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर तो बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे, हमको इसको 1 1 अगर बनाना है तो 1 1 बनाने के लिए अगर हम माइनस पाई और पाई हटा दें, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा बात को, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, और हमने ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब आप देखिए ये 1 1 होगा कि नहीं, एक एलिमेंट की आपकी एक इमेज। अगर ऐसा कुछ हम बना पाए तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा तो इसका इन्वर्स जो है ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो ये साइन है इसका डोमेन यही है, रेंज यही है, लेकिन सिर्फ इन्वर्स के लिए जो है, देखो इन्वर्स में क्या होगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, साइन की बात कर रहे हैं अपन, और अगर साइन इन्वर्स की अपन बात करें तो डोमेन तो ये हो जाएगा -1 to 1, लेकिन रेंज जो है इसको हमको ये रियल नंबर से कुछ कम करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि कुछ वैल्यू के लिए, कुछ थोड़ी सी वैल्यू के लिए आपका ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा। सारे रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन रियल नंबर में से ही कुछ वैल्यू अगर हम ले लें, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक चीज और समझ लो, जैसे कि हम इधर बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 2 3 और यहाँ पर 2 3, तो 0 की इमेज भी ये है, इसकी इमेज भी ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, और यहाँ पर एक एलिमेंट और ले लेते हैं अपन, देखो 4 ले लिया अपन, इसकी इमेज है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो फंक्शन है, देखो इधर तो ये 1 1 आ रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैनी 1 आ रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ से क्या किया, एक एलिमेंट जो है ये 0 वाला ये हटा दिया। अब आप देखो ये 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं, बस। तो ऐसा ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साइन का ये जो आपका डोमेन है ये इसकी रेंज रहेगा, इनवर्स के लिए तो रेंज रहेगा ना। देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, साइन में ये डोमेन ये रेंज, लेकिन इनवर्स में ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये इसकी रेंज होगी, लेकिन ये रेंज पॉसिबल हो नहीं पा रही। तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे रियल नंबर को ना लेते हुए कुछ थोड़ी सी वैल्यू ले लेंगे जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। जैसा कि यहां से हमने 0 को हटा दिया, तो इन वैल्यू के लिए और इन वैल्यू के लिए आपका फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और यहां पर इनवर्स जो है ये एग्जिस्ट भी करेगा। तो आई होप मेरी जो बात है ये आप थोड़ी बहुत समझ पाए होंगे, ठीक है, ओके क्लियर। तो अब ये जो कहानी है इसको अपन यहाँ से हटाते हैं। अब अपन चलते हैं अपने सीधे जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ देखेंगे। ग्राफ से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो समझ तो गए ना कि सीधी सी बात है कि साइन की अगर अपन बात करें तो जो इसका ये डोमेन और ये रेंज है इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये जो आपकी वैल्यूज हैं रेंज को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कम कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिससे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। ओके चलिए अब सीधा चलते हैं अपन अपने ग्राफ्स पर। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन अपने साइन की। तो ये तो अपना साइन का ग्राफ है, राइट, और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। दोनों ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाकर रखे ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ सके, राइट। सो देखिए ये पूरी की पूरी अपनी एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स, और रेंज है अपनी -1 to 1। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये 1 1 नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर आप इन पूरे के पूरे रियल नंबर्स में से, ठीक है, सिर्फ उन वैल्यूज को उठा लें जहां पर आपका फंक्शन 1 1 हो जाए, तो उतनी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, राइट। सो देखिए एक चीज का ध्यान दो, ये आप एक्स की वैल्यू देखो यहां से यहां तक, -π/2 से π/2 तक की अगर वैल्यू देखो आप, ठीक है, तो अगर -π/2 से π/2 के बीच की ये जो x की वैल्यू हैं, इनके लिए अगर आप अपने फंक्शन को देखो तो ये इस तरीके से जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, राइट। हालांकि ये यहाँ पर आपको रिपीट होते हुए दिखेगा, यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखेगा, यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखेगा, बट अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो आपका फंक्शन इतनी वैल्यू के लिए तो 1 1 ऑन टू रहेगा,
राइट। तो बस उतनी ही वैल्यू हम ले लेंगे और हम हमारा इनवर्स फंक्शन जो है इसको अपन डिफाइन कर देंगे कि भाई सिर्फ ये इतनी ही वैल्यू के लिए डिफाइन है, दैट्स इट। ठीक है, तो इन्वर्टिबल था नहीं, लेकिन उसको इन्वर्टिबल बनाया है कुछ वैल्यूज के लिए, समझ गए। सो यहाँ पर देखो ये इनवर्स फंक्शन का आप देख पा रहे हो। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर साइन आपका x टू y डिफाइन है तो इसका जो इनवर्स है ये y टू x डिफाइन रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये वैल्यूज हो गई आपकी x की जो इधर y की थी, और जो y की थी वो इधर x की हो गई, उल्टा पूरा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो x की वैल्यूज आपकी क्या हो गई, -1 to 1। ठीक है, साइन के लिए रेंज थी -1 to 1, लेकिन इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, साइन इनवर्स की हम बात कर रहे हैं तो -1 to 1 ये इसकी रेंज हो गई। और डोमेन की अगर अपन बात करें तो हमने क्या किया, यहां से एक ब्रांच ले ली, सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच जिसके लिए आपका फंक्शन 1 1 on 2 रहेगा और इनवर्स जो है साइन का ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो हमने ये ब्रांच ले ली। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, जरूरी नहीं है आप सिर्फ यही ब्रांच ले सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर π/2 से 3π/2 वाली ये ब्रांच है ये भी ले सकते हो, और चाहो तो 3π/2 से 5π/2 वाली भी ब्रांच ले सकते हो, चाहो तो -π/2 से 3π/2 वाली ब्रांच भी ले सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर -3π/2 से -5π/2 वाली ब्रांच भी ले सकते हो। कोई भी ब्रांच आप ले सकते हो, लेकिन एक समय पे एक ही ब्रांच। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स है, ठीक है, एक रूल तो बनेगा ही बनेगा। सो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आपको कभी इनवर्स फंक्शन के लिए कुछ नहीं दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक, तो हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया है इसी को अपने को मानकर चलना है। ठीक है, समझ गया बात को। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर कोई सी भी ब्रांच का यूज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से यहाँ तक देखो तब भी ये डिफाइन रहेगा इनवर्स, यहाँ से यहाँ तक तब भी इनवर्स डिफाइन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी इनवर्स डिफाइन रहेगा, इसके बाद ये वाला जो है इधर से इधर तक भी डिफाइन रहेगा। लेकिन अगर आपको कभी कुछ नहीं दिया गया, बोला नहीं गया, सिर्फ बोला है साइन इनवर्स x, तो आपको समझ जाना है कि आपको जो वैल्यूज देखना है ये -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो ये हमको लेना है जब कुछ नहीं बोला गया हो तो, राइट। सो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। क्लोज इंटरवल क्यों, क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। ओके, चलो। सो ये, और मैंने आपको क्या बताया, इसके अलावा आप चाहो तो और क्या क्या ले सकते हो, π/2 3π/2, π/2 to 3π/2। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3π/2 to 5π/2। इसी तरीके से और भी कई सारी ब्रांचेस हो सकती हैं आपकी। इसके अलावा यहाँ पर -π/2 से -3π/2, और चाहो तो -3π/2 to -5π/2। तो इस तरीके से कई सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, बट ये जो है ये आपकी कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर आपको साइन इनवर्स बोला गया है तो आपको समझ जाना है कि ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो हमेशा इसी को लेके चलना है। ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इनवर्स के लिए ये डोमेन, ये रेंज, लेकिन साइन के लिए तो आपका वही रहेगा। साइन एक्स की बात करो तो डोमेन रियल नंबर और रेंज रहेगी -1 to 1। ओके, तो ये रियल नंबर में से हमने सिर्फ इतनी वैल्यू ले ली जिसके लिए आपका साइन इनवर्स डिफाइन रहेगा। ओके, सो आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं फटाफट से। अब ये समझ में आ गया तो अगला समझ में आ ही जाना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। सेम कॉस के लिए कि यहाँ पर ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स की नहीं। ठीक है, तो कॉस की बात करें तो ऑल रियल नंबर इसका डोमेन, रेंज इसका वही -1 to 1, क्योंकि -1 और 1 से बाहर आपकी वैल्यू जा ही नहीं रही है, -1 और 1 दोनों ही इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर कॉस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर डोमेन रियल नंबर और को डोमेन वही -1 to 1। सेम चीज यही है कि जब अपन कॉस इनवर्स की बात करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स की, तो डोमेन इसका -1 to 1 हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो रियल नंबर पूरे के लिए आपका फंक्शन 1 1 on 2 रहेगा नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो इन्हीं रियल नंबर में से कुछ वैल्यू हम ले लेंगे जिनके लिए आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे हैं, हम लेंगे ये वैल्यू 0 से लेके पाई तक, इस ब्रांच को ले लेंगे, यही हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इसके लिए आपका इनवर्स करेगा एग्जिस्ट। ठीक है, सो यहां पर हम ले लेंगे 0 to पाई। अब जैसा कि साइन में हमने देखा, यहां पर भी कई और सारी ब्रांच हो सकती है, जरूरी नहीं है ये पाई टू 2 पाई हो सकता है, इसके बाद आपका ये 0 to माइनस पाई हो सकता है, तो ऐसे कई सारी ब्रांचेस हो सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आपको समझ जाना है यही है। तो ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, चलो चलते हैं अगले वाले पे। सो अब बात करेंगे हम कॉसेक थीटा की। सो यहां पर एक चीज का ध्यान दो कि कॉसेक की अगर बात करें तो इसका डोमेन और रेंज क्या है, तो यहीं से क्लियर आप देख पा रहे हो कि डोमेन की अगर बात करें, मतलब एक्स की बात करें तो सारे रियल नंबर, बट सिर्फ आपका फंक्शन कहां डिफाइन नहीं है, एन पाई पर। देखो ये 2 पाई पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन बनाई है। यहाँ पर आप देखो पाई पर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई है। यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन बनाई है। तो जहां पर भी आपका फंक्शन नहीं डिफाइन नहीं है, वहां पर अपन ने इस तरीके की ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है, राइट। सो एन पाई पर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, राइट। सो कॉसेक का तो ये हो गया। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो आप यहां पर देखो ये y की ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी -1 और 1 के ऊपर, या -1 के इस तरफ और 1 के इस तरफ वाली सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी जो है रेंज में आएंगी। लेकिन 1 और -1 के बीच में आप देखो, यहां पर आपको कोई ग्राफ दिखाई दे रहा है, इतने एरिया में आपको कॉसेक का ग्राफ नहीं दिखाई देगा। ग्राफ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये इधर आगे तरफ, इधर पर भी और इधर पर भी, और भी आगे इस तरह भी बढ़ते चले जाएगा। हमने सिर्फ उतना ही लिया जितना अपन समझ सके, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखो ये जो -1 और 1 है, इनके बीच में अगर आप देखो तो आपको ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो वो आपके कॉसेक की रेंज है। ठीक है, तो कॉसेक की जो रेंज है वही कॉसेक इनवर्स के लिए हो जाएगा डोमेन, राइट। सो चलिए कॉसेक इनवर्स की अपन बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ये जो कॉसेक एक्स है ना, ये भी आपका 1/1/2 नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 1/1 बनाने के लिए कुछ ही वैल्यूज लेंगे जिनके लिए फंक्शन 1/1 रहे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कॉसेक इनवर्स का आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज हैं सिर्फ इतनी वैल्यूज, कहां से कहां तक, ये इतनी वैल्यूज के लिए जो है ये आपका फंक्शन इन्वर्टिबल रहेगा। ठीक है, तो देखो कॉसेक का जो डोमेन और रेंज है वो वही रहेगा, सिर्फ इनवर्स के लिए, क्योंकि हमको इन्वर्टिबल चाहिए, हमको इनवर्स फंक्शन चाहिए, तो जितनी वैल्यू के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उतनी ही वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, सो कॉसेक की बात करें तो इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर, लेकिन सिर्फ किसको हटा के, वही एन पाई, और यहाँ पर n क्या है आपका, एक इंटीजर है, तो वो तो आप लिख लीजिएगा कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लो x बिलोंग्स टू n पाई। ठीक है, ये आपका डोमेन था। रेंज क्या थी आपकी, ऑल रियल नंबर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को हटाकर। अब यहाँ पर कॉसेक इनवर्स की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि इसकी जो रेंज है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 को हटाकर। लेकिन अगर इसकी अपन रेंज की बात करें तो हमने कहां से कहां तक लिया, ये दिख रहा है, -π/2 से π/2 तक ये वैल्यूज ली हैं अपन ने y की। ठीक है, और वैसे भी देखो इसके लिए जो x है वो इसका y हो गया, और इसकी जो y की वैल्यू थी वो इसकी x की वैल्यू उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप, तो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। तो सबसे पहले तो हमने ये लिखा कि -π/2 to π/2। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ और इस ग्राफ में ध्यान दो तो आपका ग्राफ जो है ना, ये इस वाली लाइन को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पर भी आगे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन ये वाली जो पॉइंट है ये 0, इसको टच नहीं करेगा, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब जब 0 देखो है तो -π/2 से π/2 के बीच में 0 तो आएगा, लेकिन हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ किन वैल्यू के लिए, सिर्फ ये और ये, बट 0 इसमें नहीं है, तो 0 को माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो हमने इसमें से 0 को कर दिया माइनस। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि कॉसेक इनवर्स का ये तो डोमेन है जो यहाँ से अपने को मिल गया कॉसेक से, लेकिन जो रेंज है ना भाई, इसके लिए जो है ये इन्वर्टिबल नहीं था, तो हमने इन्हीं में से कुछ वैल्यूज ले ली जिसके लिए आपका फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, कॉसेक की बात होगी, आगे चलेंगे सेक। तो सेक में भी वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी अपन ने कुछ वैल्यूज ले ली,
ये कुछ वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से 0 से लेके पाई तक, कहाँ से 0 से लेके पाई तक, देख रहे हो ये जो हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स की बात करें तो इसका डोमेन क्या होता है अपना ऑल रियल नंबर, इसमें से अपन माइनस कर देंगे 2n+1 पाई बाय 2, x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाय 2, क्योंकि ग्राफ में भी अगर आप देखो तो ये देखो 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है, तो n पाई बाय 2 तो हुआ ना, 2n+1 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने सारे रियल नंबर, लेकिन ये वाली वैल्यू क्योंकि इन पे फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं है, राइट, तो यहाँ पर उन वैल्यू को हटा दिया, सेक की बात कर रहे हैं भी अपन। और इसकी जो रेंज है, आप रेंज देखो, फिर से वही बात है कि ये जो -1 और 1 के जो बीच में अगर आप देख रहे हो उसका ग्राफ भी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऑल रियल नंबर -1 और 1 को, 1 के बीच की वैल्यूज को हटाकर, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, समझ गए बात को। तो अब हम सेक इनवर्स की अगर अपन बात करें, सेक इनवर्स एक्स की, तो ये जो है ये तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन उल्टा चलता है ना, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। लेकिन अगर इसकी रेंज की बात करें अपन, तो रेंज के लिए तो फिर से वही बात है कि रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा वैल्यूज को, तो इतनी वैल्यूज अपन ले लेंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, 0 से लेके पाई तक। लेकिन फिर से यहाँ पर एक कैच है, क्या कैच है कि 0 से पाई के बीच में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ग्राफ है आपका, फिर से ये वाले जो पॉइंट है इस पर नहीं आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, ये आ जाएगा 0 to पाई, लेकिन इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, एक मिनट, पाई बाय 2, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका ग्राफ, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और जब डिफाइन ही नहीं है तो वहां पर टच ही नहीं करेगा, तो पाई बाय 2 को हमने माइनस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ध्यान रखें जब सेक इनवर्स की जब बात आएगी, तो ये इसका डोमेन रहेगा, ये इसकी रेंज रहेगी, इसी रेंज के लिए आपका फंक्शन जो सेक इनवर्स है ये डिफाइन है। आगे चलेंगे, 10 की बात करेंगे, तो 10 का भी आपको पता है कि 1090 क्लियर पता है कि 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये n पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं होगा, देखो 3 पाई बाय 2 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन बनाई है। यहाँ पर आप देखो पाई बाय 2 पर भी डिफाइन नहीं है फंक्शन, माइनस पाई बाय 2 पर भी डिफाइन नहीं है, तो वही है ना कि इधर से ऐसा फंक्शन आया बट ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है इस पॉइंट पे। फिर अपन ने इधर पे भी देखा तो ये इस तरीके से आया, बट यहाँ इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं, तो यहाँ ब्रेक हो गया फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2 को हटाकर सारे के सारे रियल नंबर जो हैं ये इसका डोमेन है। रेंज की अगर अपन बात करें तो रेंज तो आपको क्लियर दिख रहा है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर तो इसमें आएंगे ही आएंगे। सो यहाँ पर अपन लिखते हैं इसका 10x का, ठीक है, और रेंज क्या है इसकी, रियल नंबर। अब अगर अपन बात करें इसके इनवर्स की, 10 इनवर्स की, तो ये हो जाएगा इसका ये डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन इधर की अगर अपन बात करें तो इधर के लिए अपने को इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यूज हैं सिर्फ हमने ये वाली एक ब्रांच ले ली, और ये जो हम ब्रांचेस ले रहे हैं इन्हीं को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कि इन्हीं के लिए जो इनवर्स फंक्शन है आपका वो डिफाइन रहेगा। तो हर अपना फंक्शन के लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाली ब्रांच ले लेंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि देखो -π/2 पे भी आपका 10 डिफाइन नहीं है, और ये जो ये वाला जो π/2 इस पे भी आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो π/2 और -π/2 के बीच की वैल्यू, अब बीच की वैल्यू मतलब यहाँ पर लगेगा ओपन इंटरवल, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। सो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप, है ना। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ओके, चलें आप कॉट पे। सो कॉट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये n पाई पर डिफाइन नहीं है, तो ये 2 पाई, ये पाई, इसके बाद यहाँ पर भी ये, तो ये डिफाइन नहीं है यहाँ पर ये, तो जब जहाँ डिफाइन नहीं है उसको माइनस करके, तो n पाई पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो कॉट का वो तो हो गया डोमेन। और रेंज की बात करें तो ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन कॉट इनवर्स के लिए इसका उल्टा रहेगा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स की अपन बात करते हैं सीधा सीधा, कॉट इनवर्स x, तो इसका डोमेन तो हो जाएगा रियल नंबर, लेकिन रेंज अपनी क्या रहेगी, तो यहाँ पर ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है आपकी, 0 से लेके पाई तक, लेकिन 0 और पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब लगेगा ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल 0 to पाई, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ग्राफ से समझी हैं, और ध्यान रखिए कि ये ग्राफ भी समझना आपको बहुत जरूरी है। ग्राफिकली चीजों को समझते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उस बारे में अपने को क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो ये टेबल ऐसे ही बनी है, जो अपन ने फाइंड किया ग्राफ से वही है कि ये देखो साइन का ये डोमेन हो गया, ये रेंज अपन ने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट करके किया। इसके बाद ये कॉस इनवर्स की बात करें तो ये
रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज हैं जिनके लिए आपका कॉस इनवर्स डिफाइन होगा। कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स सभी की ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर आपको कभी भी इनवर्स फंक्शन दिया गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है कि इसी के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, सो आई होप इतनी सारी जो चीजें हमने समझी हैं अभी ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं सीधे के सीधे एग्जाम्पल पे। तो देखो एग्जाम्पल और कर लो तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चंस जो हैं उनके वर्ड्स पर ध्यान दें, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है इसकी। ठीक है, और ये क्या है, इनवर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है समझिए बात को। ये अपन ने लिखा साइन इनवर्स 1/√2। अब ध्यान दो यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा ध्यान रहे कि अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन बनाना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये साइन कितने थीटा पर होती है, तो 1/√2 साइन 45 मतलब साइन π/4। तो यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स है ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 1/√2 की जगह पे हमने लिख लिया सॉरी साइन π/4, राइट। अब ध्यान दीजिए कि इससे और इससे ये कैंसिल नहीं होगा। कब तक ये चीज नहीं हटेगी, जब तक हमको ये पता ना चले कि ये π/4 इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं, तभी जाके आप डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो π/4 है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, सबसे पहले वो लिख लो। यहाँ पर आप लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है आपकी, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ऑब्वियसली हमको ये चीज पता है कि ये जो π/4 है ये -92 + 90 के बीच में तो आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर π/4 जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, तो बड़ा ही सिंपल सा था। अगला करते हैं, देखो जरा। ठीक है, तो इतनी आसानी से डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको। सो अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा यहाँ पर कॉट इनवर्स, ठीक है, और यहाँ आ गया -1/√3। ठीक है, सो ठीक है, कॉट इनवर्स एज इट इज रहने दो। अब सीधी सी बात है, इसको कॉट के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो ये माइनस तो आप रहने दो। 1/√3 कितने थीटा पर वैल्यू होती है कॉट की, तो कॉट 60 यानी कॉट π/3। तो यहाँ हमने लिख लिया कॉट π/3। लेकिन अब आप ध्यान दो, ऐसे आंसर नहीं कर देना है कि ये इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो काम बन जाएगा भाई। इस माइनस का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये माइनस तो ऐसे चला नहीं जाएगा, माइनस है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आएंगे आपके क्वाड्रेंट्स। तो देखा, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ है वहाँ सब कुछ आएगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो क्वाड्रेंट्स के लिए ध्यान दें, मैंने एक अलग से भी वीडियो कवर किया, पूरा डिटेल में अपन ने क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो यहाँ पर देखो, हमको ये देखना है कि कॉट नेगेटिव कहाँ होता है, और साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि वो कॉट इनवर्स की रेंज में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेंट की अपन बात करें इस तरीके से, फटाफट से थोड़ा सा क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हमको देखना है कि कॉट नेगेटिव कहाँ होता है। तो कॉट जो है ये नेगेटिव एक तो यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉट अपने को नेगेटिव मिल सकता है, क्योंकि यहाँ तो कॉट पॉजिटिव रहेगा, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, और यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव। साथ ही हमको ये भी देखना है कि कॉट को हमको कॉट ही रखना है, कॉट को हमको चेंज नहीं करना है। मतलब पाई माइनस में काम चलेगा या फिर यहाँ पर 2π माइनस में काम चलेगा। और एक चीज और कि हमको कॉट का कॉट तो चाहिए, साथ ही कॉट इनवर्स की रेंज में भी आना चाहिए, जो कि अपना काम बन पाएगा कहाँ से, इस क्वाड्रेंट से। यहाँ पर पाई होता तो पाई माइनस थीटा इस वाले में, तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा से काम बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ से करते हैं अपन, तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट π/3, इसको अपन ने सॉल्व करना है। तो देखो, कॉट इनवर्स तो आपका एज इट इज, ठीक है। कॉट थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, लेकिन हम सेकंड में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको रेंज के अंदर की वैल्यू मिल जाए, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉट पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका π/3। और कभी भी कोई डाउट आए तो पूरा इसको उल्टा आप सॉल्व करके देख लो कि कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट का कॉट रहेगा, और 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, तो वापस से आपको यही का यही मिल जाएगा। समझ गया बात को, चलो। सो यहाँ पर ये हो गया। अब चाहो तो उसको सॉल्व कर लो, तो ये कॉट इनवर्स अपना एज इट इज इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉट 3π - π, ये हो जाएगा 2π/3।
3। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये 2π/3 इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रेंज ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 to π। और ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो ये जो 2π/3 है ना, ये इस रेंज में तो आ ही रहा है, क्योंकि अगर आप 3 से आपस में डिवाइड भी करोगे, ठीक है, 3 से आपस में डिवाइड भी करोगे तो ये पाई से इधर कम ही आएगा, राइट। सो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि आंसर आ जाएगा आपका 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको लगा होगा कि हाँ इसमें कुछ था, ठीक है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, यहाँ पर सबसे पहले माइनस रहने दिया, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी, फिर हमने क्वाड्रेंट की हेल्प ली और इसको चेंज किया इस तरीके से और इसको सॉल्व किया, ये आ गया 2π/3। फिर हमने देखा कि ये कॉट इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा था और अपना काम बन गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात नहीं हो रही, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमको शो करना है, सिर्फ हमको क्या शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस, और x की जो वैल्यू है ये -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जहां पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आई वहां पर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लगेंगी। तो देखो हमको टू साइन इनवर्स लाना है, तो अगर यहाँ पर कुछ हम कोई वैल्यू रख दें इसकी जगह पे, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर दें तो काम बन जाएगा। और ध्यान दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लाना अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीजें हमको मिल सकती हैं। तो चलो फर्स्ट वाला करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर हम क्या करते हैं, x की जगह पे हम रख देते हैं साइन x, ठीक, या साइन थीटा रखेंगे, रुको, या x है तो थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से अगर अपन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू अपने क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि बाद में जरूरत तो पड़नी है। तो यहाँ पर रखते हैं पहले वाले में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। समझे ना बात को भाई, इस जगह पे मैंने x की जगह पे साइन थीटा रख दिया, तो x की जगह पे यहाँ थीटा साइन थीटा आ गया, यहाँ पे साइन थीटा आ गया। अब देखो ये साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके ये आ जाएगा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और यहाँ से बाहर आके ये हो जाएगा 2 थीटा, और 2 एज इट इज थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। समझ गए बात को, तो यही तो प्रूफ करना था, कर दिया हमने। अब अगला सेम टू सेम यही है, सिर्फ 2 cos इनवर्स x लाना है। तो चलिए करते हैं इसको। सेकंड, तो यहां पर हम x की जगह पे रख रहे हैं cos थीटा, तो चलिए रखते हैं LHS साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये आ गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके साइन थीटा, तो यहाँ पर भी 2 साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो ये साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा की जगह पे यहीं से अपन चेंज कर लेते हैं cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cos इनवर्स x, तो लीजिए ये आ गया cos इनवर्स x, तो ये खत्म, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो आज की क्लास है ये होती है खत्म। और ध्यान रहे कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है ये पूरा का पूरा, ये समझ लीजिए चैप्टर 2 हमने खत्म कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस तो आप कई तरह के कर सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन उठा लीजिए, लेकिन जो आपके सिलेबस में था, अगर हम क्लास 12th बोर्ड्स की बात करें तो उतना जो सिलेबस था वो हमने पूरा आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो सिलेबस आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर रेंज डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम देख चुके हैं, और ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये भी हम सारी चीजें देख चुके हैं। साथ ही हमने कुछ एग्जांपल भी कर लिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आप इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आज की क्लास होती है खत्म, ठीक है, और ये चैप्टर भी खत्म, बस रह गई है एक्सरसाइज, तो अगले कुछ 1-2 वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे, ठीक है, और फिर करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। सो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।